जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है पूर्णतः क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम पठन के प्रकार देख रहे थे और हमने सस्वर पठन देख लिया था, मौन पठन देख रहे थे। तो मौन पठन क्या होता है? मौन पठन लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए मन ही मन शांतिपूर्ण ढंग से पढ़कर अर्थ ग्रहण करना मौन पठन है। अर्थबोध और पढ़ने की गति पर ज़्यादा जोर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ का अपने बोध करें, जल्दी से जल्दी पढ़ें। सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन में से अधिक आपके अर्थ ग्रहण अधिक और शीघ्र होता है, क्योंकि आप सिर्फ अर्थ को ग्रहण करने के लिए पढ़ते हैं, अपने उसी पर फोकस करते हैं। ठीक है ना, फालतू का शोर शराबा नहीं रहता उसमें। अर्थ ग्रहण के लिए आपने बेस्ट देखे तो क्या है, मौन पठन रहता है। तो सबसे उत्तम है मौन पठन इसके लिए, अर्थ ग्रहण के लिए। मौन पठन में आपके चित्त की एकाग्रता बनी रहती है, जिसके कारण अर्थ ग्रहण में आपके सुगमता होती है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ किताब में अपना फोकस रहता है और उसी समय हमारा क्या है, प्रमुख रूप से अर्थ हैं वो ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं। स्थूल या सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में आपके सहायक हैं। अगर हम मोटे तौर पर अंदर आँखों से निकालने हो तो भी निकाल सकते हैं, या फिर उसके अंदर प्रमुख रूप से अगर फोकस रखकर पढ़ना चाहिए भी तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप में किया जा सकता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, मन में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। मौन पठन के विषय में आपके ब्राइन ने अपनी पुस्तक साइलेंट रीडिंग में कहा है, मौन पठन अल्पव्ययी तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति है। ब्राइन ने कहा है अपनी पुस्तक है साइलेंट रीडिंग में, मौन पठन क्या है, अल्पव्ययी है, कम व्यय लगता है, चाहे वो एनर्जी हो अपनी बॉडी की, चाहे कुछ भी हो, दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति है। ठीक है ना। बुक्सन और गेट्स, ब्राइन ने तो ये बात कह दी। फिर बुक्सन और गेट्स मौन पठन के विषय में कहते हैं, वयस्क व्यक्ति मौन पठन के उसके सस्वर पठन की अपेक्षा द्रुत गति से होता है। तो वयस्क व्यक्ति का क्या है, मौन पठन उसके सस्वर पठन की अपेक्षा द्रुत गति में होता है। बुक्सन और गेट्स के अनुसार मौन रूप से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय तक आपकी याद रहता है। चुपचाप आप बिना बोले, बिना बड़बड़ाए, ऐसे वैसे किए आप पढ़ रहे हैं तो आप जल्दी चीज़ों को अर्थ ग्रहण करेंगे और ज़्यादा याद रख पाएंगे। ये कहते हैं बुक्सन और आपके गेट्स। मेंजिल का कहना है 2 वर्ष के वाचन शिक्षण के बाद मनोरंजनार्थ पठन तथा आपके पठन संबंधी सभी अभ्यास मौन पठन का होना चाहिए। केवल सभा वाचन या फिर वाणी परिष्कार जैसे उच्चारण आदि में आपके सुधार के लिए सस्वर वाचन है ये होना चाहिए। या मेंजिल कहते हैं कि 2 वर्ष के वाचन शिक्षण के बाद मनोरंजनात्मक पठन और पठन के संबंधी सभी अभ्यास मौन पठन होना चाहिए। ठीक है ना। बालकों की कक्षा 3 से मौन आपके वाचन प्रारंभ हो जाता है, कक्षा 3 से स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 6 से आपके मौन पठन पर सस्वर पठन की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए। और कक्षा 6 है, 6 से तो विशेष फोकस अपना देना चाहिए। ठीक है ना, उचित अभ्यास का संभव है। मौन पठन के उद्देश्य छात्रों में तीव्र गति से पढ़ने का आपके अभ्यास किया जा सके। क्या है, तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास। ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। पठित सामग्री के अर्थ व भाव को समझकर हृदयंगम करने में योग्यता विकास हो। ये तो पढ़ने का प्रमुख रूप से रहते हैं, चाहे मौन पठन हो चाहे कैसा भी हो। अनावश्यक स्थलों में छोड़ते हुए मुख्य सूचनाओं और भावों को ग्रहण करते हुए आपको पढ़ना, तो यही होता है। फालतू की चीज़ हमें ऐसे आंख फेर के निकाल देते हैं, जहाँ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है वहीं हम फोकस करते ज़्यादा। पठित सामग्री से तथ्यों, भावों या विचारों का चयन कर सकना व सारांश बता सकना। जो पठित सामग्री है उसके तथ्य हैं, भाव है या विचार है, इनका चयन कर सकना और सारांश बता सकना, यही तो अपना मौन पाठन का उद्देश्य रहता है। सूचना एकत्र कर सकना, आनंद प्राप्त कर सकना, अवकाश के समय का क्या सदुपयोग कर सकना। चुपचाप बैठे हैं अपने अधर हुए, किताब लेके बैठ रहे हैं, याद कर रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, चाहे फोकस कर रहे हैं, चाहे द्रुत गति से पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय की आदत का आपकी विकास करना। अब मौन बैठेगा तो स्वाध्याय है, कई लोगों को हैबिट बन जाती है, 100 पन्ने पढ़ लेते हैं, कईयों को हैबिट नहीं होती, एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाते हैं। ध्यान केंद्रीकरण की क्या है, क्षमता विकास करना, क्योंकि जब चुपचाप बैठा रहता है आदमी, किताब के अंदर फोकस रखता है, तो उसकी फोकस से आपकी क्या है, एबिलिटी बढ़ती है। मौन पठन के भेद है वो 3 भेद हैं। देखो, पढ़ने के आधार पर, अर्थ ग्रहण करने के आधार पर हम चीज़ें देखते हैं, तो गहन पठन या गंभीर पठन अध्ययन के हिसाब से देखें। गहन पठन से तात्पर्य है कि पाठ्य जो पुस्तक होती है उसके ऐसे पठन से हैं जिसमें विषय वस्तु का गहनता या सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। मौन पठन की विकसित अवस्था गहन अध्ययन है।
तो इसमें क्या है, एकदम तल्लीन हो गया आदमी, पूरा गहन अध्ययन कर रहा है, ठीक है ना। पूरे ध्यान और धैर्य के साथ निश्चित सामग्री का पूरा समय देने के और विश्लेषणात्मक विधि से गहरा अनुशीलन कर गंभीर पठन करना, हर चीज़ का विश्लेषण करना। बात पढ़ता है, शब्द आ गया तो उसके संधि के बारे में भी सोच रहे हैं वगैरह, संज्ञा के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसे धूम धड़ाका मचाता हुआ पढ़ रहा है ना, बहुत सूक्ष्मता से। तो ऐसे कहते हैं अपन गहन पठन या गंभीर पठन। भाषा और विषय पर अधिकार एवं केंद्रीय भाव की खोज मुख्य आपके तत्व होते हैं। भाषा और विषय पर क्या अधिकार हो जाए, केंद्रीय भाव की खोज मुख्य तत्व होते हैं। साथ नवीन सूचनाओं की प्राप्ति और नई दृष्टि व बोध का विकास आदि लक्ष्यभूत होते हैं, ठीक है ना। नया ज्ञान मिलता है, बोध विकसित होता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी और इंग्लिश की पुस्तक है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। इसी तरह के आपके पठन से पढ़ा जा सकता है। अब कामायनी पढ़ना है तो आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, हर चीज़ को सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। इसमें आपकी समालोचनात्मक दृष्टि विकसित होती है, विषय वस्तु के अधिकार से आपके स्थापित होता है, चीज़ों की गुण और दोष, हर चीज़ क्वालिटी पे आपके ध्यान रखना है, ठीक है। तो समालोचनात्मक आपकी दृष्टि विकसित होती है। उच्च साहित्य और दर्शन जैसे विषय के लिए आपके अधिक आवश्यक है। अब दर्शन और उच्च साहित्य वैसे सोचने की चीज़ें हैं, गहनता चाहिए होती है, तो गहन अध्ययन इसमें आवश्यक है। अब दूसरा है द्रुत पठन या त्वरित पठन, जिसे विस्तृत पठन के नाम से जानेंगे। मौन रूप से तीव्र गति से पढ़ने को द्रुत पठन कहते हैं। अधिक से अधिक विषय और विस्तृत सामग्री को कम ध्यान रखकर कम समय में आपको पढ़ना, रिवीजन मारना जैसे कि समझ लो। द्रुत पठन का उद्देश्य कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, मनोरंजन साहित्य हो गए, पठन में इसका अधिक महत्व है। समाचार पत्र अब जो इस पर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमें क्या है, सूचना एकत्रित करनी होती है जल्दी जल्दी। पत्रिकाएं हो गई, मनोरंजन साहित्य हो गया। छात्रों में शीघ्र पढ़ने और समझने की आदत डालना, आनंद प्राप्त करना और ज्ञान भंडार बढ़ाना व अवकाश के सदुपयोग करना इसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। विहंग अवलोकन देखें, यहाँ पर किसी तथ्य की प्रामाणिकता जानने की सहायता या संदर्भ आपके ग्रंथों से किसी आवश्यक अंश है उसको चुनकर या अनावश्यक को छोड़कर पढ़ते हैं। हमारे क्या, हमारा कोई चीज़ फोकस है, जैसे कि हमें कोई चीज़ है, नोट्स तैयार करना है, तो ये कला विशेष रूप से आपकी सहायक सिद्ध होती हैं कि विहंग लोग हमें जो चीज़ चाहिए फटाफट वो आपने देखो, ठीक, ये लिख ली, बाकी सब चीज़ें छोड़ दी। बच्चे या नव प्रशिक्षु पढ़ने की शुरुआत सस्वर पठन तरीके से करते हैं। धीरे धीरे जैसे उनकी तन्मयता और गंभीरता बढ़ती है, मौन पठन की ओर उन्मुख होते हैं और अर्थात पढ़ना मौखिक रूप से शुरू होता है। आँख, मुख, फिर मन, अथवा आँख, मुख, कान, मन से क्रम में ऐसे होता है। धीरे धीरे यह मानसिक आँख से मन के क्रम में चलता है या चुपचाप पढ़ने में आगे तब्दील होता है। पठन कौशल के विकास का आपकी क्या वांछित क्रम यह है कि बोल के, यानी कि पढ़कर समझना, अंत में देखकर पढ़कर समझने को परिणित हो जाए, ठीक है ना। पठन की आपकी स्तरीय रूप, चित्र पठन देखिएगा। चित्रों को देखकर अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता विकसित होती है, इन पठन के बालकों में पढ़ने के प्रति आपकी रुचि विकसित की जाती है, उनके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जाता है तथा मानक भाषा बोलना सिखाया जाता है। तो आपके पठन के हम स्तर हैं या रूप देख रहे हैं। तो पहले क्या आता है, अपने चित्र पठन आ रहा है। तो ये बच्चों के लेवल के योगा चित्र है, तो देखिएगा अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित करना है चित्र को देखकर। इन पठन में बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित की जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, मानक भाषा बोलना सिखाया जाता है। अब चित्र देखकर उस चित्रों से बात करना, या किस चीज़ की ये क्या दिखा रहा है चित्र वगैरह, तो इस प्रकार से ये चित्र विधि हो गई। पठन, शब्द पठन देखो, शब्द से वस्तु और वस्तु से शब्द जोड़ लेना शब्द पठन है। यहाँ पर ये देख रहे और यहाँ पर आगे लिख दिया कोई कि पुस्तक, तो इनका जोड़ाव। नीचे कोई शब्द है या वाक्य लिखा हुआ है, बालक चित्र या शब्द दोनों देखता है, अर्थात इसमें चित्र व शब्द के बीच आपके अंतर संबंध स्थापित करता है, ये शब्द पठन है। तो शब्द पठन क्या है, चित्र है और एक शब्द है, उसके बीच में अंतर संबंध स्थापित करता है। मिलान कीजिए, देख लीजिए कि यहाँ पर केले का सिंबल, चिड़िया का सिंबल, आगे लिख दो केला चिड़िया, फिर मिलान कीजिएगा। तो ये पठन शब्द पठन हो गया। शाब्दिक पठन क्या होता है, प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करके शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना शाब्दिक पठन है। तो प्रयुक्त जो भी शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण करके शब्दों के आधार पर, उन आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना, अर्थात वाक्यों में मन में पढ़कर अर्थ समझना, उनके अनुरूप क्रिया करना इस पठन के अंतर्गत आता है। कोई चीज़, कोई वाक्य पढ़ा, उन शब्दों के आपके अर्थ समझे और उस हिसाब से आपकी क्या है अंतर्गत क्रिया करते हैं, उसी हिसाब से अनुरूप, तो ये शाब्दिक पठन हो गया। सूचनात्मक पठन ये केवल तथ्य और वर्णीय विषय होते हैं, जिसमें प्रस्तुत भाव या विचार आदि की जानकारी प्राप्त करना होता है, सूचनात्मक होता है। पाठ की जानकारी बढ़ती है इसमें पाठक की।
चिंतनात्मक आपके पठन है तो ये पढ़ी हुई बात का भाव ग्रहण करना, उसके आगे पीछे की बातों को समझना, क्यों कैसे का उत्तर समझना, ये चिंतनात्मक पठन है। इसमें आपके पठन में देखिएगा इस कारण कार्य का अनुमान लगाकर पाठ्य पुस्तक के बारे में अपना विचार स्पष्ट किया जाता है। चिंतनात्मक पठन में वर्तमान का पिछली बात से संबंध स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद आपके का शीर्षक का निश्चित किया जाता है। पठ्य सामग्री के आगे की घटना का पूर्वानुमान किया जाता है कि आगे क्या हुआ होगा या फिर पीछे क्या हुआ होगा इस चीज़ का, तो इस चीज़ की क्या है चिंतनात्मक पठन में होगा। सारगर्भित अभिव्यक्ति की योग्यता के सर्जन की जाती है। एक नन्ही ज्योति ऐसे में बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगा गई। उपयुक्त पंक्ति का भाव ग्रहण करके कारण और कार्य का भाव समझना चिंतनात्मक पठन है। इस चीज़ का पंक्ति का भाव ग्रहण करे, फिर कारण समझे, फिर कार्य देखे तो भाव समझना, ये चिंतनात्मक पठन है। व्याख्यात्मक या आलोचनात्मक पठन, इस स्तर पर पाठक उन तथ्यों को या वर्णनीय विषयों को व्याख्या करता है तथा उसके द्वारा आपके उनकी प्रामाणिकता की जांच भी करता है, तो ये व्याख्यात्मक या आलोचनात्मक पठन हो गया। सृजनात्मक पठन भी होता है, देखिएगा। सृजनात्मक पठन खासकर साहित्य कृतियों के लिए होता है, जिसमें शब्द, वाक्य या प्रसंग की आपकी अभिधार्थ के साथ लक्ष्यार्थ या फिर व्यंग्यार्थ के कर्तव्य दिखलाते हैं। इस स्तर पर आपकी पाठ्य सामग्री का अनुशीलन पाठक को जीवन के भाव पक्ष और रसात्मक रसास्वाद में तो आपके निमज्जित करता ही है, साथ में आपकी क्या करता है रचना की प्रवृत्ति भी जगाता है। आपके अंतर्गत क्रिएटिविटी जगाने की कोशिश करता है कि आप भी कुछ लिखो। इसमें बालक अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर नवीन रचना करता है और अपने ज्ञान का विस्तार करते हुए उनके अनुभव के आधार पर कल्पना के समन्वय द्वारा अपनी कहानी, कविता या संवाद आदि करने लगता है, तो ये सृजनात्मक पठन है। इसके तहत बालक किसी भी घटना के विस्तृत रूप से आपने देने या पूर्ण कहानी को पूर्ण करने, लोकोक्ति मोहर वाक्यों के प्रयोग करना सीख जाता है, तो ये सृजनात्मक पठन है। यानी कि क्रिएटिविटी, भाषा में चीज़ें अपने कैसे इस्तेमाल करता है, यही तो ये चीज़ समझा रहा है। पठन दोष के कारण और पठन दोष को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो शारीरिक कारक पठन करने के लिए अब जैसे नासिका है, दांत है, होठ है, जीभ है आदि के शारीरिक अवयव दोष युक्त होने के कारण आपके पठन भी दोष युक्त होगा। ठीक है, किसी का जैसे कि नाक से ज़्यादा वो निकलती हवा तो वो हर चीज़ लगभग अनुनासिक ही बोलेगा। ठीक है ना, सॉरी नासिक ही यहाँ बोलेगा। समय का आत्मक कारण रहता है, भय, लज्जा या दीन भावना, आलस्य, तिरस्कार, असफल होने की भावना आदि भी से आपके पठन दोष के कारण बन जाते हैं। इस कारण से भी पढ़ने में उसके आपकी क्या है कॉन्फिडेंस नहीं आता और वह आप गलत उच्चारण करने का शिकार बनता है, सारी चीज़ें खराब करता है, अर्थ वो सही समझ नहीं पाता है। व्यक्तिगत कारण हम देखें, लंबे समय तक लगातार बीमार रहा हो, लंबे समय तक आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं रहा हो, तो फिर उसे लगता है दूसरे दिन आता है, एक दिन उपस्थित नहीं रहता, दूसरे दिन आता है, छोड़ता है कि पूरी दुनिया का क्लब चेंज हो गई है, वह चुपचाप कोने में दुबक के बैठ जाता है, स्वयं की रुचि नहीं रहती, फिर पाठ्य पुस्तक का अभाव रहता है या फिर असावधानी है, लापरवाही है आदि ऐसे कारण हैं जो बालक को पठन में प्रभावित करते हैं। घर व समाज का वातावरण भी इसका एक कारक है। कुछ बालकों का सामाजिक या पारिवारिक परिवेश भी उनके पठन को प्रभावित करता है। छात्रों के उच्चारण में आपकी प्रांतीयता का होना ही, स्थानीय बोली के माता पिता का जो उच्चारण भी है वो पठन को प्रभावित करता ही। सब मानसिक कारक देखें, प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से दूसरे बच्चे पर आपने भिन्न होता है। ठीक है, इस भिन्नता के कारण उनकी मानसिक योग्यता, अर्थ ग्रहण की क्षमता, उच्चारण शक्ति आदि भिन्न भिन्न होगी, ऑब्वियसली बात है। बालक के पठन को प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। पठन सामग्री का दोष युक्त होना, तो पठन सामग्री का दोष युक्त होने के कारण भी पठन दोषपूर्ण हो जाता है। छपाई में आपकी त्रुटियां हैं, वर्णों का आकार है, अब पठन सामग्री क्या दोषपूर्ण है तो इसी स्थिति में भी होगा, छपाई गलत हो गई है, वर्णों का आकार भी सही नहीं है, छोटा बड़ा है। ठीक है ना, बहुत छोटा होता है तो फिर भी समस्या होती है। पाठ्य सामग्री का भी कठिन होना है, बच्चों के स्तर के अनुरूप नहीं होना है। ठीक है ना, अब जैसे बड़े बड़े अब से कोई वर्ड है वंगल में लिख दे, पढ़ता ही रह जाए बेचारा। ठीक है ना, हमें तो यहाँ पर अपने कृष्ण को कृष्ण पढ़ते हैं तो हार्ड वर्ड आ जाते हैं तो भी दिक्कत होती है बच्चों को। पाठ्य सामग्री का अपने रुचिकर नहीं होती है तो भी ये स्थिति होती है। दूर अभ्यास पड़ता है, यहाँ पर देखें गलत तरीके से किए गए अभ्यास के कारण भी ऐसे बनावटी पन्न से भी उच्चारण करना, ये भी क्या है एक पठन के प्रमुख रूप से त्रुटि या दोष देखने को मिलता है। पठन कौशल के विकास के सुझाव या उपाय, पाठ्यक्रम में भिन्न पठन का भी प्रोत्साहन होना चाहिए और विद्यालय में समृद्ध आपकी पुस्तकालय व डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय से संदर्भित आपके जो पुस्तकें हैं लेने और पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री का खोज का अवसर दिया जाना चाहिए। कक्षा में अध्यापन के दौरान विविध जो विषय पुस्तकें हैं
उदाहरण देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल होगी तो बच्चा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होगा और फिर पढ़ेगा तो अभ्यास अच्छा होगा, ठीक है ना, और पठन कौशल अच्छा होगा। विद्यालय में आई नई पुस्तकों का उचित आपकी स्थान प्रदर्शन करना चाहिए ताकि बच्चा उसकी तरफ इंटरेस्ट को जताए, पढ़ने का प्रयास करे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा। विद्यार्थियों की पुस्तक मेलों में आपकी भेजना या ले जाना, उसके द्वारा किए गए किताबों के चुनाव पर उनको इनाम देना, कक्षा में साहित्यिक प्रसंग या भिन्न पाठों का वाचन करना, प्रार्थना सभा में अखबार के अंशों का वाचन करना, बालक के आत्मविश्वास का विकास करना ताकि वे अपने पढ़ने में क्या है लड़खड़ाए नहीं। ऐसा नहीं अब थोड़ा सा गलत बताया तो नियायती निकम्मा निकारा बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए यार, बाल साहित्य हैं वो पढ़ाना चाहिए। ओके, पठन शिक्षण की अपनी विधियाँ देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पठन विधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है विश्लेषणात्मक विधि, इसमें शब्द विधि, वाक्यांश। देखो पठन शिक्षण की विधियाँ हैं, पठन शिक्षण की विधियाँ 2 वर्गों में बांटेंगे, एक विश्लेषणात्मक, एक है संश्लेषणात्मक। शब्द विधि से देखो शब्द विधि होगी, इसमें वाक्यांश, वाक्य विधि, कहानी विधि को आपके सम्मिलित किया जाता है। शब्द विधि में देखो और कहो विधि का आपके विशेष महत्व है। और संश्लेषणात्मक में वर्णमाला विधि, अब अक्षर विधि को सम्मिलित किया जाता है। तो वर्णमाला विधि और अक्षर विधि किसमें? संश्लेषणात्मक विधि में है, याद रखना। वाचन में अक्षर बोध विधि का विशेष महत्व है। वाचन शिक्षण की आपकी ध्वन्यात्मक पद्धति आती है। तो वर्णमाला विधि और अक्षर विधि क्या है? संश्लेषणात्मक है। शब्द विधि, वाक्यांश, वाक्य, ये कहानी, ये सारी किसमें? विश्लेषण विधियों में। ये पठन की शिक्षण की विधियाँ हैं, ये देखने को मिलती हैं। शब्द तत्व पर आधारित आपकी विधियाँ देखें तो वर्ण विधि है, ये अत्यंत आपकी प्राचीन विधि है, वर्ण विधि। इस विधि में आपके शिक्षक हैं, एक एक वर्ण को श्यामपट्ट पर लिखता है और उसका उच्चारण करता है। छात्र श्यामपट्ट पर लिखी हुई या पुस्तक में प्रकाशित वर्ण की आकृति देखते हैं और शिक्षक का अनुकरण करते हुए वर्ण का उच्चारण करते हैं। छात्र कर्म अनुसार वर्णों का ज्ञान प्राप्त करता है। जब बालक वर्णों को भलीभांति सीख जाता है तो उन्हें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने सिखाए जाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम आपके स्वर, फिर व्यंजन और उसके बाद मात्राएं, फिर शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। ये शब्द तत्व पर आधारित आपकी विधियाँ हैं। वर्ण विधि यानी कि वर्ण से शुरू किया जाता है। जब टीचर अपने क्या लिखता है, बोर्ड पे लिखता है वर्ड, फिर उसे देखकर अनुकरण करता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं वर्णों से अपने, जैसे कि पहले स्वर, फिर व्यंजन, ऐसे क्रम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण विधि होगी। वर्ण विधि में अपने विद्वान इस विधि को अपने अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। अक्षर बोध विधि या वर्णोच्चारण विधि वर्ण विधि के अंतर्गत ही आती है। अक्षर बोध विधि में है, वर्ण उच्चारण विधि है, ये वर्ण विधि के अंतर्गत ही आती है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सीखने की आपसे संबंधित है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सीखने से संबंधित है। ध्वनि साम्य विधि क्या? देखो ध्वनि साम्य विधि जैसे बालकों के सामने वे शब्द रखे जाते हैं जो जिनकी ध्वनि समान है। जैसे कि कल है तो कल से चल, छल, थल, नल, बल, हल, क्योंकि ये आपके अलंकारों से बात है कि यहाँ पर लय की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे जैसे कि हल, नल, कल, ऐसे जोड़े बना के ध्वनि जिसमें सामान्यता होती है, ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं। इस विधि में एक ही वर्ण का बार बार उच्चारण करने से ध्वनियों का पर्याप्त आपके अभ्यास हो जाता है। इस वाचन में निपुणता लाने के लिए अधिक उपयोगी आपके सिद्ध हो सकती हैं। वाचन में निपुणता लाने के लिए अधिक आपके उपयोगी लगती हैं। अर्थग्रहण पर आधारित विद्याएँ। देखो अर्थग्रहण पर आधारित विद्या हमने शब्द तत्व पर आधारित देखी, जिसमें हमने क्या देखा? शब्द तत्व पर आधारित विद्या थी। अर्थग्रहण पर देखो शब्द विधि। इस विधि में आपके प्रारंभ से ही बच्चों को शब्दों का परिचय कराया जाता है। इसके बाद उस शब्द में आपके विद्यमान वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान कराने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। कबूतर दिखा दिया, फिर कबूतर उसमें नीचे लिख दिया, ये कबूतर ऐसा वर्ण होता है। फिर इस विधि में अपने क्या है, फिर छंडी करनी छोड़ते हैं कि वर्णों का ज्ञान कराते हैं। फिर क्या ऐसे हैं लेकिन इसमें क्रम बता नहीं रहती। अध्यापक चित्र दिखाकर चित्र के नीचे लिखे उसके नाम को उच्चारण करता है, छात्र उसका अनुकरण करता है। चित्र विधि भी कहा जा सकता है शब्द विधि को। तो शब्द विधि या चित्र विधि। शब्दों के माध्यम से पूरी वर्णमाला सिखाने के बाद वर्णमाला को वर्ण क्रम से सिखाया जाता है। तो शब्दों के माध्यम से पूरी वर्णमाला सिखाने के बाद वर्णमाला को वर्ण क्रम से सिखाया जाता है। तो पहले तो पूरी वर्णमाला सभी सिखा दी भाई, ऐसे कर करके शब्दों से, फिर वर्णमाला को वर्ण क्रम से सिखाया जाता है। तो इस क्रमबद्ध तरीके से शब्दों और व्यंजनों का ज्ञान दिया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक भी है, आकर्षक भी है और रोचक भी है। पहले परिचय करा दिया, फिर क्रम बता दे दी,
है ना। तो पूर्ण से आपकी क्या है, अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर आदि शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं। पूर्ण से अंश और ज्ञात से अज्ञात, फिर सरल से कठिन। देखो और कहो विधि वह पद्धति शब्द विधि के अंतर्गत आती है। देखो और कहो विधि भी इसके अंतर्गत आती है। वाक्य विधि, वाक्य विधि शब्द विधि का ही विस्तार है। इसमें पठन का प्रारंभ वाक्य से होता है। शिक्षक चार्ट पर वाक्य लिखकर अपने प्रस्तुत करता है। पहले शिक्षक वाक्य को पढ़ता है, छात्र अनुकरण करते हैं। बार बार वाक्य पढ़ने से छात्र शब्दों से परिचित हो जाते हैं। फिर ये मनोवैज्ञानिक विधि होगी, ठीक है ना, क्योंकि यूज टू कर रहे हैं ना बच्चे को। मनोवैज्ञानिक की मान्यता कि पढ़ने का प्रारंभ वाक्य से ही किया जाना चाहिए। वाक्य लिखो, वाक्य से प्रारंभ करो भाई साहब, फिर ज्ञान देते रहना क्या इसमें शब्द है, क्या चीज़ें हैं। यह पठन की आपकी सर्वोच्चतम विधि है। पठन शिक्षण की सर्वोत्तम वाक्य विधि। मेरा भारत महान है, फिर कहते रहो कि भारत ब र त क्या है, सारी कब कैसे क्रम में आते हैं। कविता विधि, बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है तो इस सिद्धांत में रख के कविता विधि का विकास होता है। कहानी की अपेक्षा सरल वाक्यों वाली कविता होती है। बच्चों से कविता का गायन करवाया जाता है। धीरे धीरे शब्दों और वर्णों से पहचान लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्णों का आपके क्रम से ज्ञान कराया जाता है। ये भी अर्थ आधार पर, ये भी मनोवैज्ञानिक है आपके। साहचर्य या संगति विधि, साहचर्य विधि का प्रयोग आपके मोंटेसरी ने किया था। किसने? मोंटेसरी ने। इसे मोंटेसरी विधि भी कहते हैं, साहचर्य या संगति विधि को। बालक चित्रों और कार्डों को लिखे नाम है साहचर्य या संगति स्थापित करता है। अध्यापक इन शब्दों या वर्णों का आपके उच्चारण कराकर बच्चों की उनकी पहचान कराता है। तो अध्यापक है, इन शब्दों या वर्णों का क्या करता है, उच्चारण कराकर बच्चों की उनकी पहचान कराता है उनसे। बच्चे खेल खेल में सक्रिय होकर वाचन करना सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो खेलते खेलते ऐसे सक्रिय रूप से अपने वाचन करना सीख जाते हैं इन चीज़ों की। और इसमें बालकों की क्या सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, इसमें रुचि भी लेते हैं। सही है ना। लेखन कौशल हमारा चौथा कौशल, लेखन कौशल जो अंतिम रूप से क्रम में आता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पठित विषय वस्तु को लिखित अभिव्यक्ति, लिख कर अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, अपने लेखन कौशल कहलाता है। भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, जब भाषा में हम चीज़ें देखते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको अपन लिख कर उनके जो प्रतीक है उनके द्वारा व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, तो यही अपना लिखित लिखा अभिव्यक्ति कह सकते हैं हम। और उसे लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। भाषा या लिखित रूप मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह हैं उनकी व्यवस्था को लिपि भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपेक्षाकृत क्या होता है, कठिन होता है। श्रीमती आपकी मोंटेसरी का मानना है कि बच्चों को पढ़ना सिखाने से पूर्व लिखना आपके सिखाया जाना चाहिए। ये कौन मानते हैं? ये मोंटेसरी मानते हैं कि पहले पढ़ना नहीं सिखाना चाहिए, पहले लिखना सिखाना चाहिए। ये उनका मत है सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि लेखन का पठन की अपेक्षा सरल है और आनंदमय कार्य है। इसके विपरीत फ्रोबेल के अनुसार लिखना सिखाने से पूर्व अपने पढ़ना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। ये फ्रोबेल मानते हैं क्योंकि पठन मौखिक क्रिया और लेखन मानसिक व शारीरिक दोनों है। महात्मा गांधी कहते हैं बालकों को लिखना सीखने से पहले चित्रकला सीखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वे चित्र ही हैं और बालक चित्रों से रुचि रखते हुए अपने लेखन हेतु प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। तो श्रीमती मोंटेसरी कहती है पहले लिखना सिखाओ, फ्रोबेल कहते हैं नहीं भाई पढ़ना सिखाओ। महात्मा गांधी कहते हैं चित्र बनाना सिखाओ पहले। तो बेकन कहते हैं लेखन कौशल के विषय में बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो लिखना परम शुद्ध बनाता है, ये बेकन कहते हैं। लिखित कौशल में आपकी वर्तनी का सर्वाधिक महत्व होता है। लिखना कौशल में वर्तनी का सर्वाधिक महत्व होता है। आप सही वर्तनी का इस्तेमाल करो। वर्तनी का विधिवत ज्ञान प्राथमिक स्तर तक पहुंचाना चाहिए। वर्तनी है, इस वर्तनी का क्या विधिवत ज्ञान होना चाहिए प्राथमिक स्तर तक ही। बालकों में लेखन कला का आपकी विकास अभ्यास से होता है। लेखन कला का विकास किससे होगा? प्रैक्टिस करेगा, लिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा तब। बालकों को लिखना सिखाने से पूर्व उसमें लेखन संबंधी आपकी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। जब बालक लिखना सीखते हैं तो उनके लेखन क्रिया का शिक्षण सीधी रेखाओं के द्वारा होता है। जब बालक लिखना सीखते हैं तो लेखन क्रिया का आपकी क्या शिक्षण सीधी रेखाओं से होता है। लेखन से संबंधित विकार या कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने से आते हैं तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं।
अब जब लिखने में कोई त्रुटि आ रही संबंधी तो वो क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया कहलाती हैं। सुंदर अनुलेख की एक अनिवार्य शर्त है, अक्षरों की बनावट वैसी की वैसी होनी चाहिए जैसी उनके आदर्श लेख में होते हैं। अब क्या दिखने इसमें क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखना शुरू कर दो, ये मेरा क्या है, ये तो गलत होगा। जैसे आदर्श हैं वैसे ही आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लेखन की आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है? देखो, अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप लिखो। ये संदेश और भावों को संप्रेषित करने का माध्यम है। लेखन सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण करता है, पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान को संग्रहण करता है, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करता है। मौखिक विचारों को आपके व्यवस्थित किया जा सकता है लिखकर। भाषा के रूप को आपकी स्थायित्व प्रदान करने और उसमें एक रूपता लाने की दृष्टि से भी लेखन जरूरी है कि सिंबल से एकदम फिक्स हो जाए, भाषा का विकास हो। साहित्य में सर्जन और उसके भंडारण में वृद्धि के लिए भी लेखन कौशल आवश्यक है। देश विदेश में विकसित हो रही ज्ञान विज्ञान आदि को परिचित कराने के लिए लेखन आवश्यक है। हम तो लिखा हुआ ही समझते हैं, बाहर कोई विदेश तो अब कहाँ से जाएगा? बुकें अवेलेबल होगी तो वहाँ से देखेगा बेचारा। हाँ, तो लेखन कौशल बालकों को अंगुलियां हैं, मांसपेशियां उसको थोड़ा सुदृढ़ बनाता है। मस्तिष्क, हाथ पे आँख का आपके व्यापार साथ साथ चलता है। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करता है। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है? लेखन शिक्षण है, उसके उद्देश्य क्या है कि व्याकरण का आपके अनुरूप भाषा प्रयोग करना, ठीक है ना, लिपि के मानक रूप का प्रयोग करना। जो लिपि है उस लिपि का मानक रूप इस्तेमाल करें। देवनागरी जो लिपि अपने हिंदी के उसका ज्ञान हो, स्वच्छ सुंदर सुडोल शुद्ध लेख लिखे। ये अपने क्या है इस शिक्षण के उद्देश्य है। छात्रों में आपकी सावधानीपूर्वक लिखने की आदत का विकास हो, शुद्ध वर्तनी व वाक्य रचना की योग्यता उत्पन्न हो, ठीक है ना। लेखन में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हो, विचार और भाव को प्रकट करने की योग्यता विकसित होनी चाहिए। अपने स्तर के आपके अनुरूप शब्दों के अनुलेख और सूत्रलेख की क्या योग्यता का विकास करना। छात्रों की सृजनात्मक योग्यता को विकसित कर उन्हें मौखिक रचना करने में आपकी योग्य बनाना। छात्रों को विषय अनुकूल भाषा के आपकी शैली का प्रयोग करना सिखाना। विचारों को क्रमबद्धता व सुसंबद्धता आपके बनाए रखना। ये सारे इसके प्रमुख रूप से उद्देश्य रहते हैं, किसके? लिखित आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो ये प्रमुख रूप से इस क्लास में एक बार यहीं पर अपने रोकते हैं और अगली क्लास से यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है ना। अब कौशल के रिलेटेड कोशिश करेंगे, एक ही क्लास लेंगे, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है ना। 3 क्लास हो चुकी हैं, तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।